हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए विज़न आईएएस का टेस्ट नंबर 2 का आज हमारा लास्ट पार्ट है, जो कि पार्ट नंबर है 4। 3 पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। और आज आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी टेस्ट नंबर 2 की। फर्स्ट टेस्ट की पीडीएफ ऑलरेडी आपको मिल चुकी है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि है 76 नंबर क्वेश्चन। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किन भाषाओं का उल्लेख है। यानी भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में इनमें से किन भाषाओं का उल्लेख किया गया है। आपको पता होगा कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो उनमें से कौन सी भाषाएँ हैं। बोडो का वर्णन भी 8वीं अनुसूची में है। अंग्रेजी संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है। नेपाली, उर्दू और संथाली, यानी बोडो, नेपाली, उर्दू और संथाली, ये चारों ही भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित हैं। इसलिए हमारा सही आंसर होगा 1, 3, 4 और 5। ये चारों ही भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अंग्रेजी संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है उपकरण, दूसरी तरफ है उनका विवरण, यानी उनका मतलब क्या होता है। सबसे पहला है हमारा परिप्रेक्षा। परिप्रेक्षा क्या है। परिप्रेक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए सीधे मतदान के द्वारा विधायी व्यवस्था निर्धारित होती है। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। परिप्रेक्षा यानी रेफरेंडम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए सीधे मतदान के द्वारा ही विधायी व्यवस्था निर्धारित होती है। यानी ये बिल्कुल सही सुमेलित है। नंबर 2 है प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन यानी रिकॉल, इंग्लिश में कहते हैं प्रत्यावर्तन को रिकॉल। प्रत्यावर्तन लोक महत्व के किसी मुद्दे पर लोगों की राय ली जाती है। तो ये हमारा गलत सुमेलित है, क्योंकि प्रत्यावर्तन का मतलब होता है एक ऐसा तरीका जिसके द्वारा मतदाता किसी प्रतिनिधि को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही वापस बुला लेते हैं। उसे कहते हैं प्रत्यावर्तन यानी रिकॉल। इसका मतलब होता है वापस बुलाना। तो ये हमारा गलत सुमेलित है। और नंबर 3 है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह एक ऐसा तरीका जिसके द्वारा मतदाता किसी प्रतिनिधि को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले हटा सकते हैं। तो ये भी हमारा गलत सुमेलित है, क्योंकि एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा मतदाता किसी प्रतिनिधि को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले हटा सकते हैं, उसे कहते हैं प्रत्यावर्तन, ना कि जनमत संग्रह। और जनमत संग्रह कहते हैं लोक महत्व के किसी मुद्दे पर लोगों की राय ली जाती है, उसे कहते हैं जनमत संग्रह। तो ये आगे पीछे दिए हुए हैं, तो ये दोनों सही सुमेलित नहीं है। जबकि हमारा नंबर 1 यानी परिप्रेक्षा ये बिल्कुल सही सुमेलित है। तो हमारा सही आंसर होगा केवल कथन 1 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ 3 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। कथन नंबर 1 है अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 राज्यों को संघ के रूप में वर्णित करता है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, इसलिए कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। और कथन नंबर 3 है राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनके क्षेत्र विस्तार का उल्लेख संविधान की 3री अनुसूची में किया गया है। तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनके क्षेत्र विस्तार का उल्लेख संविधान की 1ली अनुसूची में किया गया है, ना कि 3री अनुसूची में। इसलिए ये कथन हमारा गलत है। हमारा सही आंसर होगा कथन 1 और कथन 2, दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ग्रे हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, यह स्टीम रिफॉर्मिंग नामक प्रक्रिया के माध्यम से प्राकृतिक गैस या मीथेन से उत्पन्न होता है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। जो ग्रे हाइड्रोजन है वो स्टीम रिफॉर्मिंग नामक प्रक्रिया के माध्यम से प्राकृतिक गैस या फिर मीथेन से उत्पन्न होता है, इसलिए ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करने पर उत्पन्न होने वाले विशिष्ट ग्रे धुएं के कारण इसे ग्रे हाइड्रोजन कहा जाता है। तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में हाइड्रोजन का या ग्रे हाइड्रोजन का दहन किया जाता है तो उससे जो उत्पाद उत्पन्न होता है वो होता है जल। यानी जब O2 के साथ हाइड्रोजन मिलाया जाता है, H मिलाया जाता है हाइड्रोजन, तो निकलता है H2O यानी जल बनता है। और इसे ग्रे हाइड्रोजन नाम दिया जाता है इसकी उत्पादन की प्रक्रिया के कारण, इसलिए इसे ग्रे हाइड्रोजन नाम दिया जाता है। तो कथन नंबर 2 हमारा गलत है। हमारा सही आंसर होगा केवल कथन 1 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार केंद्रीय बजट को प्रांतीय बजट से पृथक कर दिया और प्रांतीय विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत किया? ऑप्शन है ए 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, ऑप्शन बी 1919 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन सी 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम और ऑप्शन डी 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1919 का भारत सरकार अधिनियम, यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के माध्यम से पहली बार केंद्रीय बजट को प्रांतीय बजट से अलग कर दिया गया था और प्रांतीय विधानसभा को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत किया गया था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत शामिल अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले परिवारों के लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान करने के लिए एक एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत शामिल किए गए अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले परिवारों के लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान करने के लिए एक एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना है, इसलिए कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है, लाभार्थियों को रियायती कीमत पर भी खाद्यान्न प्राप्त होगा। तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि इसमें लाभार्थियों को जो खाद्यान्न प्राप्त होगा वो निःशुल्क प्राप्त होगा, रियायती कीमतों पर नहीं, इसलिए ये कथन हमारा गलत है। हमारा सही आंसर है केवल कथन 1 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, संविधान के द्वारा महाधिवक्ता के कार्यकाल को निर्धारित किया गया है। तो ये कथन हमारा गलत है। संविधान के द्वारा महाधिवक्ता के कार्यकाल को निर्धारित नहीं किया गया है। कथन नंबर 2 है, वह अपने पद पर राज्य के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। राज्य का महाधिवक्ता अपने पद पर राज्य के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। और कथन नंबर 3 है, उसे वे सभी विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त हैं जो राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य के लिए उपलब्ध हैं। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। उसे वे सभी विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त हैं जो कि राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य के लिए उपलब्ध हैं, इसलिए हमारा सही आंसर होगा कथन 2 और कथन 3 सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया सुर्खियों में था। तो FSSAI निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है ए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन सी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और ऑप्शन डी यह एक स्वतंत्र निकाय है और किसी मंत्रालय का हिस्सा नहीं है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण है वो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मूल संरचना का सिद्धांत यानी बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत है वो 24 अप्रैल 1973 के बाद अधिनियमित संवैधानिक संशोधनों पर लागू होगा। ऑप्शन है ए एस.आर. बम्बईवाद 1994, ऑप्शन बी वामन राव वाद 1981, ऑप्शन सी कुलदीप नायरवाद 2006 और ऑप्शन डी इंदिरा गांधी नेहरूवाद 1975। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। वामन राव वाद 1981 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि मूल संरचना का सिद्धांत 24 अप्रैल 1973 के बाद अधिनियमित संवैधानिक संशोधनों पर लागू होगा, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, यह एक न्यायिक नवाचार है और संवैधानिक प्रावधानों के तहत स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख नहीं किया गया है, तो ये कथन हमारा गलत है। सामूहिक उत्तरदायित्व वो अवधारणा है जिसके तहत सरकार के मंत्री सरकार के कार्यों और निर्णयों के लिए सामूहिक रूप से जवाबदेह होते हैं, तो ये कथन हमारा यानी कथन नंबर 1 हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है, इसका अर्थ है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होगी, ये कथन भी हमारा गलत है। सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, ना कि संसद के प्रति, इसलिए कथन 2 भी हमारा गलत है। हमारा सही आंसर होगा ना तो कथन 1 और ना ही कथन 2, कोई भी कथन सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन देशों में सरकार की संघीय व्यवस्थाएं हैं। नंबर 1 भारत, नंबर 2 यूनाइटेड किंगडम, नंबर 3 ब्राजील और नंबर 4 मैक्सिको। इनमें से किन देशों में सरकार की संघीय प्रणाली अपनाई गई है। तो नंबर 1 भारत में सरकार की संघीय प्रणाली अपनाई गई है। नंबर 2 यूनाइटेड किंगडम में सरकार की संघीय प्रणाली नहीं है। नंबर 3 ब्राजील में सरकार की संघीय प्रणाली है। और नंबर 4 मैक्सिको में सरकार की संघीय प्रणाली नहीं है। हमारा सही आंसर होगा भारत और ब्राज़ील में सरकार की संघीय व्यवस्थाएं हैं, यानी 1 और 3 बिल्कुल सही हैं। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, इसका गठन स्वतंत्रता के बाद हुआ था। तो संविधान की प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को, जबकि भारत को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को। तो संविधान की प्रारूप समिति का गठन स्वतंत्रता के बाद हुआ था, ये बिल्कुल सही है, यानी कथन 1 हमारा सही है। कथन नंबर 2 है, एन गोपाल स्वामी आयंगर इस समिति के अध्यक्ष थे। तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जबकि एन गोपाल स्वामी आयंगर इसके सदस्य थे, इसलिए कथन 2 हमारा गलत है। हमारा सही आंसर है केवल कथन 1 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय क्षेत्रक की योजना है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय क्षेत्रक की योजना है, इसलिए कथन 1 हमारा सही है। कथन नंबर 2 है, इसका उद्देश्य भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण करना है। तो कथन 2 भी हमारा बिल्कुल सही है। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम नाम से ही स्पष्ट होता है, इसका उद्देश्य भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण करना है। हमारा सही आंसर होगा कथन 1 और कथन 2, दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, इसकी स्थापना भ्रष्टाचार की रोकथाम हेतु गठित राजमन्नार आयोग की सिफारिश के आधार पर की गई थी। तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना भ्रष्टाचार की रोकथाम हेतु गठित की गई संथानम समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी, ना कि राजमन्नार आयोग की सिफारिश पर। तो ये कथन हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है, सतर्कता आयुक्त केंद्र या राज्य सरकार के तहत किसी भी पद के लिए योग्य नहीं होते हैं। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। जो सतर्कता केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होते हैं वो अपने सेवानिवृत्ति के बाद, अपने कार्यकाल के बाद केंद्र या राज्य सरकार के तहत किसी भी पद के लिए योग्य नहीं होते हैं। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 3 है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के वेतन भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान है। तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के वेतन भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें यूपीएससी के अध्यक्ष के समान होती हैं, इसलिए कथन 3 हमारा गलत है। हमारा सही आंसर होगा केवल कथन 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद यानी जीएसटी काउंसिल, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद यानी जीएसटी काउंसिल एक संवैधानिक निकाय है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ा गया था, अनुच्छेद 279A, जिसके माध्यम से जीएसटी काउंसिल की व्यवस्था की गई थी। तो जीएसटी काउंसिल यानी वस्तु एवं सेवा कर परिषद एक संवैधानिक निकाय है, इसलिए कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है, केंद्रीय राजस्व सचिव इस परिषद के पदेन सचिव के रूप में कार्य करते हैं। तो कथन 2 भी हमारा बिल्कुल सही है। केंद्रीय राजस्व सचिव वस्तु एवं सेवा कर परिषद के पदेन सचिव के रूप में कार्य करते हैं। हमारा सही आंसर है कथन 1 और कथन 2, दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सांविधिक निकाय है। तो कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है वो महिला और बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सांविधिक निकाय है। कथन नंबर 2 है, यह बाल अधिकारों के उल्लंघन की जांच करता है और बाल अधिकारों के हनन एवं उल्लंघन से संबंधित मामलों का स्वतः संज्ञान लेता है। कथन 2 भी हमारा बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बाल अधिकारों के उल्लंघन की जांच करता है और बाल अधिकारों के हनन एवं उल्लंघन से संबंधित मामलों का स्वतः संज्ञान लेता है। हमारा सही आंसर होगा कथन 1 और कथन 2, दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, केंद्रीय सूचना आयोग एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना 2005 में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत की गई थी। तो कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। केंद्रीय सूचना आयोग एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना 2005 में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत की गई थी। कथन नंबर 2 है, आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होते हैं। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होते हैं। हमारा सही आंसर होगा कथन 1 और कथन 2, दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है डीपीएसपी के तहत प्रावधान और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित अनुच्छेद, यानी एक तरफ है राज्य के नीति निदेशक तत्व और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित अनुच्छेद। नंबर 1 है कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, अनुच्छेद 40। तो ये हमारा गलत सुमेलित है, क्योंकि कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 43 में, ना कि अनुच्छेद 40 में, इसलिए ये हमारा गलत सुमेलित है। कथन नंबर 2 है गोवध पर रोक
आर्टिकल 47 यानी अनुच्छेद 47, तो ये भी हमारा गलत सुमेलित है, क्योंकि गोवध पर रोक ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 48 के तहत, ना कि 47 के तहत, इसलिए ये भी हमारा गलत सुमेलित है। और नंबर 3 है वनों और वन्य जीवों की रक्षा, आर्टिकल 48A, ये हमारा बिल्कुल सही सुमेलित है। वनों और वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 48A के तहत, इसलिए ये हमारा बिल्कुल सही सुमेलित है। हमारा सही आंसर होगा केवल नंबर 3 सही सुमेलित है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है यह 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान का हिस्सा नहीं थी, तो ये कथन हमारा बिल्कुल गलत है। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान का हिस्सा प्रस्तावना थी, यानी प्रस्तावना जब हमने संविधान अपनाया था 26 नवंबर 1949 को, तो तब संविधान का हिस्सा थी, इसलिए कथन 1 हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है यह न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को संविधान के उद्देश्यों के रूप में निर्दिष्ट करती है, तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। प्रस्तावना न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को संविधान के उद्देश्यों के रूप में निर्दिष्ट करती है। कथन नंबर 3 है इसे पहली बार 1960 में बेरूवारी संघवाद में संविधान के अंग के रूप में मान्यता दी गई थी, तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि प्रस्तावना को पहली बार 1973 के केशवानंद भारती वाद में संविधान के अंग के रूप में मान्यता दी गई थी, इसलिए कथन 3 हमारा गलत है। हमारा सही आंसर होगा केवल कथन 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने नालंदा महाविहार में दानात्मक स्तूपों की खोज की है। इस संदर्भ में नालंदा महाविहार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है हुएनसांग और इत्सिंग दोनों ने इसका दौरा किया था, तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। हुएनसांग और इत्सिंग दोनों ने नालंदा महाविहार का दौरा किया था। कथन नंबर 2 है इसे गुप्त और पाल दोनों राजवंशों का संरक्षण प्राप्त था, तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। नालंदा महाविहार को गुप्त और पाल दोनों ही राजवंशों का संरक्षण प्राप्त था। कथन नंबर 3 है यह यूनेस्को की एक विश्व धरोहर स्थल है, तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। नालंदा महाविहार यूनेस्को की एक विश्व धरोहर स्थल है। हमारा सही आंसर होगा 1, 2 और 3 तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A मूल कर्तव्यों से संबंधित उपबंध प्रदान करता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन पर प्रभाव पड़ता है। नंबर 1 है राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। नंबर 2 है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। नंबर 3 है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और नंबर 4 है विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 इन सभी का मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन पर प्रभाव पड़ता है, यानी राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967, इन सभी का कुछ मौलिक कर्तव्यों के क्रियान्वयन पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा चारों ही कथन बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी। कथन नंबर 2 है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियां होती हैं तथा उनके वेतन भत्ते और अन्य अनुलाभ भी समान होते हैं, ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियां होती हैं और उनके वेतन भत्ते और दूसरे अनुलाभ भी समान होते हैं। कथन नंबर 3 है मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं, तो ये कथन हमारा गलत है।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर नहीं बने रहते हैं, यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कार्यकाल की सुविधा दी गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी रीति से और उन्हीं आधारों से उनके पद से हटाया जा सकता है जिस रीति और जिन आधारों से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। इसलिए कथन 3 हमारा गलत है। हमारा सही आंसर होगा कथन 1 और कथन 2, दोनों ही कथन बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐप आधारित भुगतान प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र के द्वारा उठाए गए कदमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, यूपीआई लाइट भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा प्रदान की गई एक ऑन डिवाइस वॉलेट सुविधा है जो उपयोगकर्ताओं को 1000 रुपये तक के कम मूल्य के ऑफलाइन भुगतान करने की अनुमति देती है। कथन 1 हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि यूपीआई लाइट भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा प्रदान की गई एक ऑन डिवाइस वॉलेट सुविधा है, इतना बिल्कुल सही है, लेकिन ये उपयोगकर्ताओं को 200 रुपये तक के कम मूल्य के ऑफलाइन भुगतान करने की अनुमति देती है। इसलिए कथन 1 हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है, एनआरई यानी अनिवासी बाह्य खाते वाले सभी अनिवासी भारतीय अपने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबरों से यूपीआई प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। तो ये कथन भी हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि एनआरई खाते वाले सभी अनिवासी भारतीय नहीं, बल्कि एनआरई खाते वाले केवल 10 देशों के अनिवासी भारतीय ही अपने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबरों से यूपीआई प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। तो कथन 2 भी हमारा बिल्कुल गलत है। हमारा सही आंसर होगा ना तो कथन 1 और ना ही कथन 2 सही है, यानी कोई भी कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं, क्यों? नंबर 1, ये आम राजनीतिक घोषणा पत्र की तरह होते हैं, तो बिल्कुल सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आम राजनीतिक घोषणा पत्र की तरह होते हैं। नंबर 2 है, ये घरेलू और विदेश नीतियों में स्थायित्व और निरंतरता बनाए रखते हैं। ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व घरेलू और विदेशी नीतियों में स्थायित्व और निरंतरता बनाए रखते हैं। और कथन नंबर 3 है, ये भारतीय संघ में सभी प्राधिकरणों के लिए अनुदेश पत्र के रूप में कार्य करते हैं। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संघ में सभी प्राधिकरणों के लिए अनुदेश पत्र के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए हमारा सही आंसर होगा कथन 1, 2 और 3, तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित किया गया है। इस संदर्भ में संविधान निर्माताओं ने निम्नलिखित में से किनसे प्रेरणा प्राप्त की है? नंबर 1 है आयरलैंड का संविधान। नंबर 2 है भारत सरकार अधिनियम 1935 में वर्णित अनुदेश पत्र। नंबर 3 है गांधीवादी विचारधारा और नंबर 4 है भारत का स्वतंत्रता संग्राम। वैसे तो जो भारत के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं वो लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से, तो कथन 1 तो हमारा बिल्कुल सही है। लेकिन इसके अलावा भी भारत के संविधान निर्माता अन्य प्रावधानों से भी प्रेरित हुए थे, जिनमें भारत सरकार अधिनियम 1935 में वर्णित अनुदेश पत्र, गांधीवादी विचारधारा और भारत का स्वतंत्रता संग्राम, इनसे भी भारत के संविधान निर्माताओं ने नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा ली थी। इसलिए हमारा सही आंसर होगा, चारों ही कथन बिल्कुल सही हैं। इन सभी से संविधान निर्माताओं ने नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा ली थी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने विजन आईएएस का जो यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स के लिए टेस्ट नंबर 2 है वो कंप्लीट किया है। आपको आज पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक उसी में मिल जाएगा। बाकी सभी वीडियो के साथ भी जो इसके पहले, दूसरे और तीसरे पार्ट हैं उनमें भी पीडीएफ का लिंक जोड़ दिया जाएगा। तो अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको जो भी डाउट हो या जो भी आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।